जी हेलो जी हेलो जी, कैसे सही बच्चे। आई होप सभी बच्चे बहुत मस्त होंगे। और बच्चों, आज मैं आपको सिखाने आया हूँ कि टैक्स के अंदर जो हमारी केस सिनेरियोज होंगे वो हमें एग्जाम में कैसे हैंडल करनी होंगी। ठीक है। तो आईसीएआई ने जो केस सिनेरियोज इशू करे हुए हैं, तो एक एक करके वो हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप ये वीडियो तब देखना जब आपको ये वाला चैप्टर जो भी मैं केस सिनेरियो में डिस्कस करूंगा वो आपको आता होगा। अगर तो आप ऐसी जनरली देख रहे हो तो फिर बच्चे आपको वो मज़ा नहीं आएगा। आई वुड सजेस्ट कि जब आपके दिमाग में वो चैप्टर हो तभी आप ये अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, सो दैट आप जज कर पाएंगे कि एग्जाम में कैसे हैंडल करना है। तो आइए देर किस बात की, चलते हैं वीडियो के अंदर। तो आज मैं आप बच्चों के साथ केस सिनेरियो नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर, केस सिनेरियो 1 जो था उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ बच्चे। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी आपकी स्क्रीन पर उसका लिंक आ रहा होगा, आप वो देख लीजिएगा। और आज मैं 3 4 केस सिनेरियोस कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही फोकस से देखना, किस अप्रोच से एग्जाम में जब आएगा मैं कैसे हैंडल कर रहे हैं वो भी देखना। शुरू करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि सर, जब हमारे एग्जाम में जब एक केस सिनेरियो आता है ना, तो सबसे बड़ा एक फोबिया क्या होता है, एक सबसे बड़ा डर लगता है, जो कि बड़ी नॉर्मल सी बात है कि सर इतना बड़ा केस होता है। जैसे अभी तो आपको दिख रहा है एक पेज में आ रहा है, पर कभी कभी होता है 1.5 पेज का हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान रखना कि ये नेचुरल बात है, हर किसी को डर लगेगा। लेकिन आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आपको प्रोविजन आता है और आप उसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज बिलीव मी, आपकी नॉलेज पूरी है, बस वो कॉन्फिडेंस हमने नहीं टूटने देना होता एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम। ठीक है बच्चे, तो आइए हम लोग केस सिनेरियो नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। केस सिनेरियो 2 अगर आप देखेंगे बच्चे, तो इसमें अभी जो हेडिंग लिखी है वो तो एक बार के लिए छोड़ दें। और एक चीज और बताता हूँ कि केस सिनेरियो शुरू होने से पहले कोशिश करना कि आप पहले ना जो एमसीक्यू इससे पूछे जा रहे हैं वो क्या है, वो एक आइडिया ले लो आप। जैसे कि अगर मैं देखूं, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि किस सिनेरियो किस पर है, लेकिन अगर मैं देखूं हमें कुछ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट टर्नओवर निकालना है, टोटल टर्नओवर निकालना है, और मुझे दिख रहा है 10 AA। ओहो, दिमाग चलने लग जाएगा। 10 AA याद है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 15 साल पहले, 5 साल 100%, वो वाली बात है। उसके बाद कह रहे कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन टू सूरज अंडर 10 AA, दोबारा 10 AA की बात कर रहा है। इफ यू शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, क्योंकि आपको पता होगा डिफॉल्ट में अगर आप हो तो 10 AA मिलता ही नहीं है। ठीक है ना बच्चे। और फिर ऐसे करके आई थिंक ये भी एसईसी दिख रहा है, 10 AA रिलेटेड है। देन हमें टोटल इनकम भी निकालनी है, शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट। कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है, बट जस्ट 1 मिनट में मैंने नजर मार के एक आइडिया लगा 10 AA। तो आइए अब इसको डिटेल्ड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, मिस्टर सूरज, तो जो इंसान है उसका नाम है मिस्टर सूरज। एजेड 48 ईयर्स, तो एज होते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ स्लैब रेट तो पहले 2.5 लाख और ये होगा। ठीक है। और अगर आप डिफॉल्ट में हो तो कोई एज के हिसाब से स्लैब चेंज ही नहीं होता। furnishes the following particulars for the previous year 24-25 in respect of industrial undertaking established in special economic zone इन मार्च 2018। तो कुछ बातें जो ध्यान रखने की है बच्चे, सबसे पहले मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 की वो डिटेल बता रहे हैं। और एससीजी में बिजनेस कब स्टार्ट करा था, मार्च 18 में। आपको साथ साथ दिमाग में प्रोविजन याद आना चाहिए कि 31 मार्च 20 तक आप इसमें कर सकते थे, तो एलिजिबल हो रहा है। एंड इट बिकेम मैन्युफैक्चरिंग इन April 28, सो इज ही एलिजिबल? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या अगर सप्लायर ऑफ सर्विस भी होता, और अगर 31 मार्च 20 से पहले प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है या प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो वो एलिजिबल होता है। अब हमें दी हुई है टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स का मतलब वो बच्चे डोमेस्टिक +10, एक्सपोर्ट सेल्स दी हुई हैं। और एक्सपोर्ट सेल्स कितने की है, 45, और डोमेस्टिक सेल 40। तो बेसिकली ये दोनों बाइफरकेशन आपको दिए हुए हैं। एंड प्रॉफिट फ्रॉम द अबव अंडरटेकिंग 20 lakhs।
तो आपको याद होगा कि अगर 20 लाख रुपए पूरे साल का है, आई मीन टोटल है, तो कितना एक्सपोर्ट पर है कितना डोमेस्टिक पे है वो हम अभी निकाल लेंगे, लेकिन अभी पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ 24-25 इंक्लूड फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ 5 lakhs फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। मुझे रहे कि एक्सपोर्ट सेल के अंदर फ्रेट एंड इंश्योरेंस है। याद करो बच्चों, मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था फ्रेट एंड इंश्योरेंस को हम नहीं लेते। तो इसका मतलब इस एक्सपोर्ट सेल्स में से मैं 5 लाख माइनस करूंगा। ठीक है, और एक बात तो तय है कि अगर इसमें से माइनस हो रहा है तो टोटल में से भी माइनस होगा। ठीक है, जनरली ये कैसे लिख दिया मैंने। अब अगला पॉइंट क्या आ गया, ही रिसीव्ड अ रेंट, एकदम से दिमाग घुमा दिया। अभी एससीसी पे चल रहा था, अब एकदम से रेंट पे ले आया, ऑफ 25,000 पर मंथ फ्रॉम अ कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर सुधीर सैलरीड एम्प्लॉय। इसका मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी है कि भाई लेट आउट कर दिया प्रॉपर्टी को। अब अगला दोबारा दिमाग कैसे घुमाया, आप देखिए। मैं इसकी लाइन ना अलग कर देता हूँ डॉटेड और वैसे, ताकि आपको हेड वाइज ही पता लग जाएगा। ये वाला पॉइंट तो भाई हाउस प्रॉपर्टी पे आ गया। फिर आप देखेंगे बच्चे, सेविंग्स बैंक के ऊपर इंटरेस्ट 12,500, जस्ट ऐसी मैं प्रोविजन डिस्कस कर रहा हूँ। 12,500 का इंटरेस्ट है तो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, और 80 TTA में 10,000 की डिडक्शन नीचे मिल जाती है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट सेविंग्स बैंक 5500। पोस्ट सेविंग पे बच्चे 5500 मिल रहा है, और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एक सेक्शन है जो एग्जेम्पशन देता है 10 सब सेक्शन 15। वो कहता है कि 3500 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी पोस्ट सेविंग पर अगर होगा, और अगर ये जॉइंट अकाउंट होता तो 7,000 की मिल जाती। ठीक है बच्चे, अब देखिए आपको प्रोविजन याद होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट सिनेरियो अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन के अंदर एसईजी के बारे में बात आई, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात आई, अदर सोर्स के बारे में बात आई, और टीटीए डिडक्शन की बात आ गई। आप देखिए एक ही केस सिनेरियो में कितने सारे पॉइंट्स आ गए। अब बड़े ही पेशेंटली अब हम पढ़ते हैं पॉइंट्स को। क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, अगर तुम्हें सिर्फ ये पॉइंट पता है कि भाई एक्सपोर्ट के अंदर फ्रेट को नहीं लेते, तो एक्सपोर्ट वैसे कितने का है, 45 का 5 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 40 lakhs। ठीक है, और टोटल टर्नओवर में से माइनस कर दोगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्सपोर्ट पोर्ट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर 10AA। ठीक है बच्चे, तो आप मुझे बताइए आंसर क्या हुआ, 40 एंड 80। तो मेरा क्या आ जाएगा, 40 lakhs एंड 80 lakhs। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू सूरज अंडर 10AA फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट। सपोज करो क्वेश्चन बोलता कि वो डिफॉल्ट में है, तो मैं सीधा बोल देता कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है बच्चे, अब मुझे देखना पड़ेगा कि भाई आपको याद होगा कि जब भी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते थे तो पहले 5 साल 100% की डिडक्शन मिलती थी, फिर उसके आगे के 5 साल पे 50% मिलती थी, और उसके आगे के 5 साल पे 50% मिलती थी, बट आपको जो भी री इन्वेस्टमेंट रिजर्व होता है उसमें आपको अमाउंट जमा करना पड़ता था। ठीक है, अब देखने वाली बात है ये कौन से साल में, क्या इसको 100% मिलनी है या इसको 50% मिलनी है, ये तो हमें साल देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो उसने प्रोडक्शन कब स्टार्ट करी बच्चे, 1819। तो अगर तुम मेरे साथ समझोगे, 1819, 1920, 2021, 22, 22, 23, ओहो, 5 साल तो पूरे हो गए, 100% वाला तो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि वो 50% के अंदर होगा, क्योंकि हम बेटे 24-25 में है तो 50%। अच्छा सर, तो सर पर निकलेगा कैसे, बहुत आसान, आप मुझे एक बात बताओ, टोटल प्रॉफिट कितने के, 20 लाख के। ठीक है, कैसे निकलेगी डिडक्शन, देखो बच्चे टोटल प्रॉफिट कितने के, 20 लाख के। ये 20 लाख कितने टर्नओवर पे है, ध्यान रखना बेटे 80 lakhs लेना पड़ेगा, 85 नहीं ले सकते। तो 40 लाख पे कितना है, यानी कि एक्सपोर्ट टर्नओवर पे कितना है, तो वो कितना आ जाएगा बच्चे, 10 lakhs। और मैं आपको एक बात बता दूं भाई, 10 lakhs तो आ रहा है पर इसका 50% भी तो करना पड़ेगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 10 लाख का
50%, दैट इज 5 lakhs। आई होप आपको क्लियर है। आई नेक्स्ट देखते हैं। एज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, इसका मतलब सिर्फ इस एमसीक्यू के लिए, only that Mr. Suraj established SCC unit and became manufacturing in April 20। अलार्म बजा लो, अलार्म बजा लो, अलार्म बजा लो। भाई साहब April 20, और लास्ट डेट क्या होती थी, 31 मार्च 20। ठीक है, तो उसने प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बाद में स्टार्ट करी है। तो क्या कह रहा है, कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल फॉर असेसमेंट ईयर इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट। कितनी डिडक्शन मिलेगी, आंसर है कुछ भी नहीं मिलेगी, बिकॉज ये लास्ट डेट है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप अभी सुन रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट पता लग रहा है, बट बच्चे जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो एकदम से क्लिक करने के लिए बहुत बार वो प्रोविजन हमें याद होना चाहिए, फोकस लेवल होना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम, अच्छा जी, ऑफ सूरज फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। मुझे उसकी टोटल इनकम निकालनी है अगर वो आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स, हर पॉइंट पे आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स था। अब मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, सर उसकी हाउस प्रॉपर्टी भी थी, उसका अदर सोर्स भी था, एंड इनफैक्ट उसका ये एक्सपोर्ट वाला काम जो था, कुछ तो उसका टैक्सेबल भी है। तो देखिए मैंने आपके सामने, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैंने पहले से कंप्यूटेशन बनाई है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने उसकी पीजीबीपी इनकम ली, क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग करता था, और पीजीबीपी ली बेटे 20 लाख। अरे सर ये तो आपने टोटल ले ली। हाँ तो बेटे इस ले ली क्योंकि जो डिडक्शन होगी ना 10AA की, वो 6A के नीचे मिलती है। ठीक है, तो मैं टोटल लूंगा, पहली बात। दूसरी बात, सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप याद करिए, 25,000 महीना था, 25,000 इंटू 12, उस पे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी। तो 25,000 इंटू 12 हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख का 30%, 90,000 कम हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 2,10,000। आई होप आपको बात अच्छी लग रही होगी। अब मैं आता हूँ अदर सोर्स पे। अदर सोर्स में सेविंग्स पे इंटरेस्ट आ रहा था 12,500, पोस्ट ऑफिस का 5,500 होता है जिसपे 30,000 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, याद रखना पड़ेगा आपको। विच मीन्स 14,500 टैक्सेबल हो रहा है। जब आप ये तीन अमाउंट को ऐड करेंगे तो 22,24,500 आएगा। अब मैं बात करूंगा चैप्टर 6 से डिडक्शन की। एक तो मिलेगी 10,000 की टीटीए में, और एक मिलेगी 10AA में। याद रखिएगा, बार बार वर्किंग करने की जरूरत नहीं, 10 लाख की मिल रही थी, 50% था और वो हमने निकाल लिया था। मुझे बताइए, क्लियर है आपको पहले ये? बिल्कुल सर। और आंसर क्या आ जाएगा आपका, 12,14,500। कहिए साहब जी। आई होप आपको क्लियर होना चाहिए यहां तक तो। ठीक है बच्चे, और इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था। तो वो 10 लाख तो सर पूरा 100% है ना, तो वो होना क्या चाहिए था, मेरा होना चाहिए था 5 लाख रुपए। अच्छा जी, हाँ जी। तो आप 22,24,500 माइनस 5 लाख माइनस 10,000 आप करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है एक बार देखें। आई थिंक 22 में से 5 लाख जाएंगे, 17, 17, 14, 500, 17, 14, 500 आ जाएगा बच्चे। कहिए साहब जी, क्लियर है? चलिए, तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे केस सिनेरियो थर्ड की तरफ। और केस सिनेरियो थर्ड मैं आपको पहले बताता हूँ, पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर है। ठीक है, आइए।
सर एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे सर? एग्जाम में ना बच्चे, जब आप ऐसे देखोगे, आपने एक बार जरा सा हल्का फुल्का देखा भाई, ग्रोइंग सीडिंग सैपलिंग कुछ दिख रहा है, कॉटन ये सब दिख रहा है, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले क्वेश्चन को ऐसे ही रीड कर लो, ताकि एक आइडिया लग जाए कि हमें किस चीज़ के बारे में सोचना है। जैसे कि व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही इसको रीड करूं, ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ए, मुझे नहीं पता क्या है, वुड कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम, तो कुछ एग्रीकल्चर इनकम पूछ रहा है। देन व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन वुड कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम एंड बिजनेस इनकम। What amount of income from activity B in respect of sale of yarn? तो आपको दिख रहा है भाई, ये तो कुछ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर चल रहा है और फिर जीटीआई निकालने को बोल रहा है। तो बस इतनी कंडीशनिंग, ठीक है, एक्टिविटी ये क्या है वो नहीं पता मुझे, ठीक है, वो मैं देखनी पड़ेगी। आइए अब हम बड़े ही प्यार से पढ़ते हैं हमारी एक्टिविटी नंबर ए। अच्छा, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। मिस्टर किशन, जो इंसान है वो किशन जी, ठीक है, इज एंगेज्ड इन फॉलोइंग एक्टिविटी ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। बहुत छोटी छोटी बातें बहुत माइन्यूटली पढ़नी पड़ती हैं। एग्रीकल्चरल लैंड है जी, सिचुएटेड इन इंडिया है जी, 5 एकड़ में है, तो सर कॉमन सेंस तो ये कहती है इंडिया में है, तो एग्जेम्प्ट हो जाती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, 10 सब सेक्शन 1 कहता है एग्जेम्प्ट हो जाएगा जी, बहुत अच्छी बात है। अब रही बात एक्टिविटी ए, क्या कर रहा है भाई ये? सैपलिंग सीडलिंग इन अ नर्सरी स्प्रेडिंग ओवर 1 एकड़। अच्छा जी, 1 एकड़ में नर्सरी का काम कर रहा है। और भाई सेल प्राइस कितना है? प्लांट प्लांट कितने के बेच दिए? 5 लाख। और कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन कितना है बच्चे? 140। अच्छा जी, 1,40,000 की कॉस्ट है। बेसिक ऑपरेशंस आर नॉट परफॉर्म। ओ बेटे, एग्रीकल्चरल इनकम के प्रोविजंस याद करो, नहीं है तो रोक दो वीडियो में, कह रहा हूँ आपको पहले एग्रीकल्चरल इनकम आना चाहिए पूरा, क्योंकि यही एक ऐसा होता था, बेसिक हो या ना हो फिर भी इसको एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाता था, ठीक है ना। तो अगर मैं तुम्हारा ऐसे ही बोलूं कि एग्रीकल्चरल इनकम कितना आ जाएगा, 3.6 लाख, ठीक है बच्चे। तो सर ये मतलब मैंने आपको एक ऐसे बता दिया, देखो बच्चे मैंने तो पहले से ये देखा हुआ है, लेकिन पेपर में ऑब्वियसली आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस कर रहे हो आपकी, इस तरीके से सोचना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी ए, वही वो जो नर्सरी वाला है, वुड कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीकल्चरल इनकम। तो कैसे निकालोगे बच्चे? 5 लाख माइनस 1.4 लाख, ठीक है जी, ये तो इजी पॉइंट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही ग्रोस कॉटन ऑन 3 एकड़। अच्छा, बाकी के 3 एकड़ पे भाई ने क्या ग्रो करा है? कॉटन। 40% ऑफ द कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 4 लाख एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन भी 2,25,000। मगर 40% मैंने जो भी प्रोड्यूस कर मैंने बेच दिया, और उसका कॉस्ट क्या था? 2,25,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई अच्छा, ये जो 40% है ना, इसका सेल प्राइस ये है और इसका कॉस्ट ये है, मुझे नहीं पता आगे मैंने क्या करना है। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ बैलेंस 60% कॉटन इज 3,37,000। जो बची हुई कॉटन है उसकी कॉस्ट क्या थी? 337। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 6 लाख। यानी कि अगर मैं मार्केट में बेचता तो इसकी 6 लाख होती, ठीक है। तो 60% वाला जो है ना बच्चे, 60% वाले की कॉस्ट दी हुई है 3,37,500, और उसकी मार्केट वैल्यू दी हुई है, मार्केट वैल्यू लिख देते हैं, मार्केट वैल्यू है 6 लाख। लेकिन मैंने इसको बेचा नहीं है, विच इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यार्न। कॉटन से क्या बना है? यार्न। आफ्टर इनकरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऑफ 1 लाख। अच्छा जी, यानी कि ये जो 60% थी ना, इस पे 3,37,500 लगा, फिर इस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा लगा 1 लाख का, और फिर ये सेल प्राइस हो गया 8,50,000 का। ये पूरी कहानी है 60% की, ठीक है बच्चा। और इसके बाद अगर आप थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे तो वो क्या कह रहा है जी? लैंड जो 1 एकड़ का इज लेट आउट, लो जी लो,
लेट आउट की बात भी आ गई। सर हाउस प्रॉपर्टी, अरे क्या बात कर दी तुमने। वो जो लैंड को किराए पे देते हो वो हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ा ना जाता है, वो तो अदर सोर्स में ही जाता है। ऑन अ मंथली रेंटल ऑफ 15,000 विच इज यूज बाय रमेश, किराया आ रहा है 15,000, वाह भाई वाह, जिसमें से 50% एग्रीकल्चर, 50 यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। देखो भैया, जो तो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए है वो तो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो 50% ऑफ लैंड इज नॉन एग्रीकल्चरल वो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स में। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है जी, अब आइए हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी नंबर बी। भाई बी पे झमेला था भाई, क्योंकि बी में क्या हो रहा था, 40% तो ऐसी बेच दिया था, 60% धंधा करके बेचा जाएगा, यानी कि 40% में तो सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम होगी, और इस पर एग्रीकल्चर इनकम भी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। ठीक है, पर वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन, भैया जी यहां तो कॉटन बनी थी, बट एथे, एथे तो यान बनी थी, यान। अच्छा जी, तो कह रहा है एक्टिविटी बी में विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन विद कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम एंड बिजनेस इनकम। और बिजनेस इनकम का है कि भाई जी, कॉटन बनी, बेच दी, एग्रीकल्चर ही तो है सिर्फ। और क्या बोला था उसने, कितने का बेचा और क्या करा, 4 लाख की सेल प्राइस, और 2,25,000 की कॉस्ट, 1,75,000 एग्रीकल्चरल, और कितना आ जाएगा आपका, 1,75,000 एग्रीकल्चरल। आइए फटाफट आगे बढ़ते। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी with respect to sale of yarn constitute agricultural and business income in the hands of किशन। अब यहाँ पर बात है कि कितनी एग्रीकल्चरल और कितनी वो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो एग्रीकल्चरल ना, अगर मेरा डेटा अब रेडी है तो मैं फटाफट बता सकता हूँ। जैसे कि, अरे सर अगर 6 लाख का मैं ऐसे सीधा, मैंने बेचा नहीं, अगर मैं बेचता तो ये होता, और 337,500 की मेरी कॉस्ट है, तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने वर्किंग करी है, 6 लाख माइनस 337, 262,500। तो मैं तो भाई ये कहता 262,500 इज एग्रीकल्चरल इनकम। ये कैसे निकली, मार्केट वैल्यू ऑफ कॉटन और 337,500। और अगर भगवान ने देखो, अब अगर देखा जाए, ठीक है, तो भाई ये ऑप्शन में तो एक ही आ रहा है ना, लेकिन बेटे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतलब चेक तो पूरा होना चाहिए, वैसे तो इतने से भी स्मार्ट हो जाए, किस्मत अच्छी हो तो बात खत्म हो जाए। लेकिन आइए बिजनेस इनकम निकालते हैं। याद है आपको बिजनेस इनकम कैसे निकालते थे, मैं बताता हूँ। पूरा का पूरा यान कितने का बिका, 8.5 लाख। यान को बनाने में पहले कॉटन बना था, ये आ गई कॉटन की कॉस्ट, फिर ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग, यो आ गया आपका टोटल प्रॉफिट 4,12,500, जिसमें से एग्रीकल्चरल इनकम मैंने अभी अभी निकाल दी। अगर आप इसमें से एग्रीकल्चर इनकम को माइनस कर दोगे, 4,12,500 में से 262,500 माइनस कर दीजिए, तो ये मेरी क्या आ जाएगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। और भैया वाह भाई वाह हो गई, 1.5 लाख रुपए बिजनेस इनकम भी आ गया। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये आपको सुनने में जितना आसान लग रहा है, जब आप खुद से करेंगे उतना आसान नहीं होने वाला है। बट यू गेट एन आइडिया। आपको ये सुन के पता लग रहा होगा भाई, पॉइंट्स तो पता है, बस एग्जीक्यूशन के ऊपर बात है। मैं कोई नए पॉइंट नहीं कर रहा बच्चे, सारे पॉइंट्स पता है आपको, लेकिन यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड अगेन, और उससे क्या होगा, आपका दिमाग उस तरीके से चलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी सी, वो तो बहुत आसान थी, किराए पे गई थी। वुड कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम और अदरवाइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। तो भैया अगर मैं आपको बोलूं, क्या मैं कह सकता हूं कि 7,500 रुपए तो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए था, तो 7,500 इंटू 12, ये तो हो गया 90,000 एग्रीकल्चरल, और बाकी 7,500 दैट इज 90,000, ये क्या हो जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल। आइए ऑप्शन देखते हैं। होल अमाउंट, नहीं ये नहीं है, सारा बिजनेस भी नहीं है, एग्रीकल्चर 63, हाउस प्रॉपर्टी की तो बात ही नहीं है, 90,000 एग्रीकल्चरल एंड 90,000 वुड बी अदर सोर्स, ये ऑप्शन हो गया आपका। लास्ट पॉइंट, मुझे निकालना है जीटीआई। अच्छा जी,
for the previous year 2024-25, assuming he has no other source of income। इससे बच्चा कंफ्यूज है, अदर सोर्स का नहीं है, पर वो ये कह रहा है कि इसके अलावा और कोई नहीं है, मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन में है वो सब तो है। ठीक है, अब मुझे जीटीए निकालना है। अब आप सोचिए, एक्टिविटी ए तो नर्सरी वाला था, एग्रीकल्चरल है। एक्टिविटी बी के अंदर बिजनेस वाला था बच्चे। कितना निकला था मेरा बिजनेस का, याद है? मेरा बिजनेस का आई थिंक निकला था 1.5 लाख रुपए। ठीक है, कि मैंने वो यान बनाया था, तो पीजीबीपी हो जाता है वो बच्चे। ठीक है, उसके बाद अदर सोर्स में कितना है मेरा, अभी अभी रेंट आया, तो मेरा ये दोनों जोड़ूंगा तो 240 ये मेरा आ गया। कही, क्या आपको ये वाला केस सिनेरियो भी समझ आया? वेरी गुड, अगर समझ आया तो। आइए बच्चे, अब हम चलते हैं अगले केस सिनेरियो की तरफ। रुकने का नहीं है बेटे। दैट इज केस सिनेरियो नंबर 4। और केस सिनेरियो नंबर 4, अब देखो मैंने तो सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चे, करना पड़ता है, मतलब ऐसे नहीं आप सोचो भाई अरे हलवा चीज़ है। ठीक है, और मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ आपका, अगर मैं लिख दूंगा ना पहले से तो आप थोड़ा जल्दी वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, अब ये जैसे एक आइडिया लग रहा था, बेसिक, डीए, बोनस, ये तो सैलरी वाला है। लेकिन आप देखेंगे सबसे पहला क्या है, राजेश रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर टैक्सेबल परक्विजिट, सैलरी, टैक्स लाइबिलिटी। इंट्रोडक्शन चैप्टर से टैक्स निकालना पूछ रहा है। ठीक है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी डज नॉट एक्सरसाइज शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि ही पेज अंडर डिफॉल्ट, तो आप देखिए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से टैक्स निकालना आ जाएगा। तो एक आइडिया लगा हमें कि हमारा व्हाट इज द एरिया ऑफ प्रोसेसिंग, सैलरी और टैक्स निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं। रेजिडेंशियल भी है दिमाग में हमारे, तो मैं थोड़ा रेजिडेंट के एंगल से भी देखेंगे। मिस्टर राजेश शर्मा, एज 54। तो ठीक है, सीनियर सिटीजन से तो कोई ऐसा टैक्स लाइबिलिटी के लिए डेफिनेटली आई हैव टू सी। और वो भी तब अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, तो एज का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सबके लिए सेम हो जाती है। ठीक है बच्चे, एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात होती है रेजिडेंशियल के लिए, इज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड, एक इंडियन कंपनी में कर रहा है। ही इज गेटिंग अ बेसिक सैलरी ऑफ 58,000 पर मंथ। ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया फॉर हिज ऑफिस वर्क। सर ये बार बार बाहर जा रहा है, तो क्या ये रेजिडेंशियल का वो वाला पॉइंट है, ये लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जस्ट बिकॉज आप टू एंड फ्रो हो रहे हो, आप एक नॉर्मल कैटेगरी में हो, आपके ऊपर रूल नंबर ए रूल नंबर बी दोनों लग रहा होगा। ही लेफ्ट इंडिया फ्रॉम दिल्ली ऑन 5th अक्टूबर एंड रिटर्न टू इंडिया ऑन 2 अप्रैल 25। बेटे इंस्टीट्यूट यहाँ पे जरूर बहुत तगड़ा फंसाता है। ठीक है, जब वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो 2 अप्रैल तो वो अगला साल हो चुका है। तो आप अपना थोड़ा फोकस रखिएगा, आपको 24-25 के लिए निकालना है, और उसके बाद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है। तो सर रेजिडेंशियल की बात तो कितनी हुई? रेजिडेंशियल की बात बस इतनी हुई बच्चा, कि भाई 5 अक्टूबर को बाहर चला गया 2024। तो सवाल ये, वो इंडिया में कितना टाइम रहा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के कितने दिन? 5 दिन, क्योंकि जब आप जाते हैं वो दिन भी इंक्लूड होता है। तो ये मैंने आपका बना रखा है कि उसका इंडिया में कितने दिन है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 5, तो कितने दिन आ रहे हैं बच्चे? 188 डेज आ रहे हैं। ठीक है जी, मुझे बताइए पहले यहाँ तक क्लियर है? 188 डेज एक बार निकाल लीजिए प्लीज। ठीक है, अब 188 डेज आ गए सर, ये तो रेजिडेंट बन गया। कैसे? क्योंकि बेटे बेसिक रूल होता था 182 डेज और मोर, वो फुलफिल कर रहा है। दूसरा 60 डेज वाला होता था, 60 तो हो रहे हैं पर पुराने 4 साल का डेटा नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो देखने की जरूरत भी नहीं है, तो वो पॉइंट नंबर ए से ही रेजिडेंट बन रहा है। अब अगर मैं बात करूँ आर ओ आर आर एन ओ आर की, तो मेरे को पुराना डेटा नहीं दिया हुआ, तो बेसिकली मैं इतना तो कह सकता हूँ कि वो रेजिडेंट है, पर मैं इससे ज़्यादा कंक्लूड नहीं कर सकता। ठीक है बच्चा, अब आइए एक बार इससे रिलेटेड एमसीक्यू देते हैं।
व्हाट इज राजेश शर्माज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 25-26? असेसमेंट ईयर 25-26 का मतलब 24-25। और नॉन रेजिडेंट नहीं सर, रेजिडेंट तो है। रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी कंक्लूड नहीं कर सकता हूँ मैं, डेटा नहीं था। एंड आर ओ आर ए नहीं है, तो अब ये देखेंगे कांट डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया। आगे देखते हैं, अब हम थोड़ा डेटा पढ़ते हैं। बट ये 24-25 में उसको क्या मिला, डीए मिला 10% ऑफ बेसिक पे। तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, डीए तो टैक्सेबल ही होता है ना बच्चे, है ना। देन बोनस मिला 98,000 टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस 60,000 टैक्सेबल। अलाउंस है प्लीज, परक्विजिट नहीं है, अलाउंस। ही इज reimbursed विद मेडिकल बिल्स, नाउ दिस इज परक्विजिट। कितने रुपए, 15,000। एंड लेट मी टेल यू, एक जमाना होता था जब वो 1,500 रुपये करके, ठीक है सॉरी 1,250 महीना होता था, जब एग्जेम्प्ट हो जाता था। अब नहीं है, फुली टैक्सेबल है। तो मैं लिख भी रहा हूँ टैक्सेबल 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 टैक्सेबल। ये अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर ई। इसमें ऐसा मतलब ना सॉल्व करते हुए लगता है अरे यार हमसे कोई गलती हो गई, पर नहीं, सही चीज़ है। He was also transferred a laptop by the company for 15,000 on 31st December 24। अच्छा, 24-25 बन रहा है, तो 24 को उसको लैपटॉप दिया गया। एक सेकंड बच्चे, कुछ रिकॉर्डिंग में इशू आ रहा है। ठीक है। तो उसको लैपटॉप मिल रहा है फॉर 15,000, मतलब कंपनी ने उसको बेचा है। याद करो, हम वो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट करते थे ना, यूज नहीं है। ट्रांसफर लिखा है बच्चे। द लैपटॉप वॉज एक्वायर्ड बाय कंपनी ऑन 1 October 2021। नाउ लेट मी टेल यू, हमें कंप्लीटेड ईयर लेने होते थे। अच्छा, और कितने का है बच्चे, 1 लाख का। तो कंपनी ने 1 लाख का खरीदा था। कौन सी डेट को, 1 October 2021। तो आप समझ रहे हो कि कितने साल हो गए। अच्छा, कंपनी वॉज चार्जिंग, और छोड़ो ये कंपनी क्या डेप्रिसिएशन ले रही है बेटे, लैपटॉप के ऊपर 50% लगता था WDV। मुद्दे की बात यह है, 1 साल कब खत्म हुआ, 22 में, फिर 23 में, और फिर 24 में। तो 1, 2, 3, 3 साल डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ बना रखा है बेटे, यानी कि 1 लाख के ऊपर 50%। पहले साल तो 50,000 हो गई, दूसरे साल क्या होगी, अब वैल्यू रह जाएगी 50,000, तो उसका फिर 50, तो 25,000 डिप्रिसिएशन। फिर 25 सारी वैल्यू रह जाएगी, तो उसका 50%। आपको समझ आया मेरे कहने का मतलब है, अगर ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, 50% कितना हुआ, 50,000। तो ये 1 साल की डिप्रिसिएशन होगी, 50,000 बच रहा है। देन अगेन 50% लगेगा, 25,000। फिर वैल्यू कितनी रह जाएगी, देन अगेन 50% लगेगा, दैट इज 12,500। यानी कि दिस इज द बुक वैल्यू, इतने रुपए का एसेट। एंड दिस इज सोल्ड फॉर 15,000। एम्प्लॉय से मैंने 15,000 ले लिए। अब आप मुझे बताओ, क्या इसमें कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं मिला भाई। 12,500 की चीज एम्प्लॉय को 15,000 में दे दी, तो क्या एम्प्लॉय को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ बच्चे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये निल है। ही वॉज ऑल्सो रिम्बर्स्ड द सैलरी ऑफ सर्वेंट 4,000, ये तो टैक्सेबल हो जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स पेड, देखो बच्चे, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने पे करा है, तो पहले तो सैलरी में जुड़ जाता है एज पर गजट। तो ये टैक्सेबल हो जाता है, और नीचे आपको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 16 में 2,400 रुपये। 400 इक्विटी शेयर अलॉटेड एट द रेट ऑफ 250 पर शेयर। फेयर मार्केट वैल्यू 350, 350 की चीज 250 रुपये में दे दी। 100 रुपये का फायदा, 400 शेयर पे। तो 400 × 100, ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लो जी लो, कैपिटल गेन भी घुसा दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
ऑन सेल इन मई 24। ये वो डेट नहीं है बेटे जब रेट बदल गया। ठीक है, इस टाइम पे रेट क्या चल रहा होगा हमारा? 15%। ऑन लिस्टेड कंपनी ऑन विच एस टी डी इज पेड, यानी कि 94,000 पे 15% लगा दूंगा। लास्ट पॉइंट, has exercised the option to shift out of default। out of default का मतलब old is gold। अच्छा जी, हाँ बेटे। तो अब हम देखते हैं कि सर अब क्या करना होगा। ठीक है जी, एक सेकंड में चार्ज पे लगा दूं। ठीक है बच्चा, तो बेसिकली शिफ्टेड आउट यानी कि ओल्ड के अंदर है जी। आइए अब हम देखते हैं, पहला एमसीक्यू तो हमने देख लिया था, रेजिडेंशियल का था। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज अ टैक्सेबल परक्विजिट। ध्यान से बच्चे, वो सैलरी पूरी नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ टैक्सेबल परक्विजिट पूछ रहा है। ठीक है, और कौन से साल के लिए? प्रीवियस ईयर 24-25। आइए अब हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि क्या क्या हमारे परक्विजिट थे। क्या ये बेसिक सैलरी हमारी परक्विजिट होती है? नो। क्या डीए परक्विजिट था? नो। बोनस परक्विजिट है? नो। मेडिकल अलाउंस भी नहीं है। लेकिन बच्चे, ये जहाँ पे मैंने पी लिखा वो परक्विजिट है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि ये 15,000। ठीक है, देन अगले पॉइंट में तो कुछ वैल्यू ही नहीं आई थी तो निल हो गया। रिम्बर्स सैलरी ऑफ अ हाउस सर्वेंट, तो क्या ये भी परक्विजिट है? बिल्कुल परक्विजिट है। वो गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन याद है, वो वाला परक्विजिट है, तो ये भी ऐड करेंगे आप 15,000 में। प्रोफेशनल टैक्स वाले को परक्विजिट बोला जाता है, 100% बोला जाता है, तो 2400 भी ऐड करोगे। और ये जो आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए हैं वो भी परक्विजिट है। जब आप इन चारों को ऐड करेंगे, दैट इज 15,000, 48,000, 2,400 एंड 40,000, तो आपका परक्विजिट आ जाएगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना कितना था। 15,000, 48,000, 2,400, और कितना था? 40,000। तो मोटा मोटी कितना हो रहा है? 40 और 55, 55,000 और 48, 1,03,000, और 1,03,000, और 1,05,400। ठीक है बच्चे, आइए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। अब वो पूरा सैलरी पूछ रहा है। ठीक है साहब, अगर वो पूरी सैलरी पूछ रहा है तो मेरे को बेसिक बेसिक सब लूंगा। तो आइए एक बार कैलकुलेट करते हैं। बेसिक सैलरी मैंने यहाँ बना रखी है 58,000 इंटू 12। देन डीए, डीए क्या था? 10%, तो 5,800 हो गया। 58,000 का 10% मल्टीप्लाइड बाई 12। देन तीसरा पॉइंट क्या हो गया बच्चे? बोनस, दैट इज 98,000। ठीक है, देन मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस भी पूरा का पूरा टैक्सेबल, जोड़ते जाइएगा इसको आप। और इसके बाद अगर मैं बोलूं तो परक्विजिट की वैल्यू जो मेरी आई थी वो होगी। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं कि इधर लिखूं क्या। नहीं, सीधा आंसर से दिखा देता हूं तुम्हें। तो जैसा कि आप देख रहे हो, बेसिक सैलरी हमने ले लिया था, डीए भी ले लिया 10%, बोनस ले लिया, मेडिकल अलाउंस ले लिया, परक्विजिट हमने निकाला था। इससे क्या आ गया बच्चे? ग्रॉस सैलरी। पर मुझे ग्रॉस सैलरी निकालना, मुझे तो पूरा इनकम एट सैलरी निकालना है। प्रोफेशनल टैक्स 2,400 माइनस होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50, क्योंकि आप ओल्ड में हो। तो आपका फाइनल इनकम एट सैलरी कितना आ जाएगा? 976,600। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 976,600। क्लियर है जी। अब वो कह रहे हैं टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो। भाई 976,600 पे टैक्स कैसे निकलेगा? अब पहली बात, स्लैब लगेगा। कौन सा स्लैब लगेगा सर? एज कितनी थी राजेश जी की? 54, और ओल्ड में तो 0 to 2.5 लाख, 2.5 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 9 लाख, 76,600। तो निल हो जाएगा। ये 5% हो गया, दैट इज 12,500। फिर 20% आएगा कुछ, ठीक है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 476,600, सीधा आंसर से दिखाता हूँ ना बच्चे आपको, फोर्थ वाला। ठीक है, तो
सैलरी तो आपकी ये है। अच्छा, और एक चीज हम भूल गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी था 94,000, याद है? हाँ जी सर। तो अब मैं टैक्स कैसे निकालूं? देखो 94,000 पे तो 15% लग जाएगा, तो 14,100। 976,600 पे जब आप स्लैब लगाएंगे, वही वाला जो मैंने बताया था, तो 107,820 आ जाएगा। और इन दोनों का टोटल आ जाएगा, ये आ गया, और उस पे 4% जोड़ दोगे, 4,877। तो आपका कितना आ जाएगा? 1,26,800। और ये राउंड ऑफ क्यों रखा है? क्योंकि बच्चे 288 ए राउंडिंग ऑफ होता था, जो कि कहता था 10 रुपए के ऊपर राउंड ऑफ कर लो। अब चलो, ये बात स्टार्ट हुई है तो कर लेते। 288 ए कहता था राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, और एक और होता था 288 बी, वो कहता था राउंडिंग ऑफ 10 ऑफ टैक्स। और ये दोनों के दोनों 10-10 रुपए पे राउंड ऑफ करते थे। और अगर आखिरी डिजिट 5 होगा तो हायर मल्टीपल पे जाते थे, नहीं तो जो क्लोज वाला 10 है उधर जाते थे। ठीक है बच्चा? अच्छा जी, अब बात है लास्ट। व्हाट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी of Mr. Rajesh for assessment है if he does not exercise the option of shifting? वो कह रहे हैं वो बाहर नहीं जा रहा, डिफॉल्ट से बाहर नहीं जा रहा, मतलब वो डिफॉल्ट में। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब वो जो आपको 2,400 की प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिली है वो नहीं मिलेगी। और जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 थी, वो कितने की हो जाएगी? 75,000। इसके अलावा किसी बात में चेंज नहीं है। तो पहले तो आइए हम लोग निकालते हैं सैलरी। हमें वैसे निकालना है टैक्स लाइबिलिटी, पर बच्चे अब सैलरी और टोटल इनकम की कंप्यूटेशन अलग हो जाएगी। तो आइए देखते हैं एक बार। जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा 10,70,600 आया था, ये कैसे आया था? जो ऊपर वाले का सैलरी और कैपिटल गेन मिला के। ठीक है। अब इसमें मैं ऐड बैक कर दूंगा 2,400, क्योंकि मुझे वो 2,400 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और मैं 25,000 और लेस कर दूंगा, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट वालों को 75,000 मिलती थी। विच मीन्स जब मैंने 1076 में ये ऐड करा और इसको लेस करा, तो मेरा कितना है बच्चे? 10,48,000। ये मेरी GTI आ गई अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। और अब मैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम पे स्लैब क्या लगाऊंगा सर? स्लैब एक ही है, और आपके सामने 0 to 3 lakhs निल, 3 लाख to 7 लाख 5% तो 20,000, और 7 लाख से लेके आगे 10 लाख तक होता है, तो ये 954 तक है। ठीक है बच्चे? सर 954 कैसे कर दिया? लो बेटे, एक और बात आ गई। अब 1048 के अंदर 94,000 तो वो था, और 954 ये होगा ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म सर डिफॉल्ट के अंदर, अब ये जो आया था 1048, इसमें से 94,000 पे 15% लगेगा, और जो बच गया उस पे स्लैब लगेगा, तो 954 आया। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे 954 लिखा है। तो ये 10% होगा तो, ठीक है, तो टोटल कितना है? 45,400। 111 का 15% जोड़ दिया, और HEC लगा दिया 61,880 का, ये हिसाब जी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं केस सिनेरियो 5 से शुरू करूंगा। भूलिएगा नहीं, केस सिनेरियो 1 की वीडियो पहले से डली हुई है, और केस सिनेरियो 2, 3, 4 मैंने आपके साथ डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे बच्चे। थैंक यू सो मच।